देखो मैग्नेटिज्म वापस शुरू करें नेक्स्ट वीडियो। पहले वाले जो फॉर्मूले थे और डायरेक्शन एक बार फिर से बता देता क्योंकि उनका यूज है। एक्सिस और इक्वेटर वाला लिख रहे हैं, मैग्नेटिज्म में हम वापस ऐड करेंगे। हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। हम यहाँ देख रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। ठीक है, ये एक पोल, ये दूसरा पोल। दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। ये L, ये L, डायपोल लेंथ ट्वाइस है, इस सेंटर से लेके इसके सेंटर तक। ठीक है, ना सपोज पॉइंट यहाँ पर है, दिस इज सपोज पॉइंट ए। सेंटर से सारे डिस्टेंस गिनना है एट अ डिस्टेंस r। अपन डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहे हैं शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल के लिए। तो अपन बेसिक फॉर्मूला फाइनल जो निकाला था वो लिख रहे हैं क्योंकि वही काम आने वाला है। मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन ये बी एक्सिस, सो बी एक्सिस का फॉर्मूला शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल के लिए μ0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन r क्यूब। डायरेक्शन पैरेलल टू m, m जिस डायरेक्शन में उसको पैरेलल, तो यहां लिखा देते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ m। ये जो डायरेक्शन है वो m। पहले वाला फॉर्मूला नहीं लिखा है, उसके बाद हमने शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल लिया था L इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू R, उसके बाद वाला आंसर लिया था, तो डायरेक्ट वो आंसर लिखा है। सिर्फ रिवाइज करने के लिए बता रहा था, एक बार देखो। फिर इक्वेटर पे वही सेम डिस्टेंस, जितना यहाँ था उतना ही है सब लोग, पर डायरेक्शन ये नहीं। दिस इज बी इक्वेटर, वो डिस्टेंस r यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वो भी r समझो एक जैसा बना दें। तो इसकी इक्वेशन यहाँ लिख रहा बी इक्वेटर, आंसर था μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, और डायरेक्शन की एंटी पैरेलल टू m। तो m जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल। तो ये दो इक्वेशन देख लो एक बार और ये याद रखो। तो इक्वेटर का हमने यहाँ लिखा है और ये एक्सिस वाला कल बताया है। ये दोनों इक्वेशन फिर से एक बार देख लो, रिवाइज कर रहे हैं उसको। अब इस पर से अपने को देखना है ये यहाँ पे भी नहीं, तो याद रखना अगर थीटा लेंगे, अच्छा बाद में बताऊंगा ये डायग्राम दिखाने के बाद, यहाँ पे एक्सिस पे पॉइंट और यहाँ इक्वेटर पे। मान लो एक्सिस पे भी नहीं है, इक्वेटर पे भी नहीं है, समझो पॉइंट यहाँ गए तो भी है, ए पॉइंट यहाँ पे भी नहीं है, ए पॉइंट यहाँ पे भी नहीं है, ए पॉइंट यहाँ है, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो उसमें ये दोनों का काम आने वाला है, इसलिए फिर से एक बार बता दिया। देखो, तो ये है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एट द पॉइंट ए व्हिच इज ऑन द एक्सिस, और ये है मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला एट द पॉइंट ए व्हिच इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एट पॉइंट ए व्हिच इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। और इन दोनों पर से हमने ऐसे भी लिखा था, ये रिलेशन याद रखना, अगर डिस्टेंस सेम है r और r, तो b एक्सिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस b इक्वेटर। तो ये पहले वाले वीडियो में हमने बताया है, पर हमने वहां पूरा फॉर्मूला लिखा था, अभी हमने लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा है खाली एक्सिस और इक्वेटर का, यही काम आने वाला है। देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो, ये कल किया ही होगा तो फिर छोड़ दो। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं। डायरेक्शन मेन है, डायरेक्शन अच्छे से देख लो। एक्सिस पे अगर है तो जो m की डायरेक्शन है ये वही डायरेक्शन उसकी है, b एक्सिस की। इक्वेटर पे है तो m की डायरेक्शन जो है इधर उसके अपोजिट में, इसीलिए हमने वर्ड लिखा है यहाँ एंटी पैरेलल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आगे के डेरिवेशन में, एंटी पैरेलल टू m, और यहाँ लिखा है पैरेलल टू m। ये दोनों मेन पॉइंट है, और इक्वेशन याद रखो। देखो नोट डाउन कर लो।
मैग्नेटिक डायपोल के लिए लिखा है हमने, एक्सिस वाला पॉइंट और इक्वेटर। तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पर से डायरेक्ट लिखे, ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं। एक्सिस और इक्वेटर के इक्वेशन, और डायरेक्शन मेन है, पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है एम को, वो देख लेना। अब देखो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये दो फॉर्मूला जो लिखे थे वो हमारे काम आने वाले। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी पॉइंट पे हो सकता हो। एक्सिस और इक्वेटर छोड़ रहे फिलहाल के लिए, ना एक्सिस पे है ना इक्वेटर पे है, ध्यान देना। ये हमारा बार मैग्नेट, डायग्राम ध्यान से देखना, एक बार फिर से बना के बता दूंगा, पहले एक बार समझा देता, फिर वापस एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है, ये हमारा डायग्राम, ये ओ, ये एल, ये एल। पॉइंट पी या पॉइंट ए समझो यहाँ पे है, ना वो एक्सिस पे है ना वो इक्वेटर पे है, यानी ये एंगल हम लोग ले रहे थीटा। तो अभी एंगल समझना, अगर वो पॉइंट एक्सिस पे है तो थीटा की वैल्यू 0, ऐसी रहेगी ना वो लाइन, ये वाली लाइन ऐसी रहेगी, थीटा 0। अगर इक्वेटर पे है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो ये याद रखो। तो अभी ना एक्सिस पे है ना इक्वेटर पे है, कहीं पे अगर थीटा 0 दिया रहा तो समझ जाना हम एक्सिस पे है, थीटा 90 दिया रहा तो समझना हम इक्वेटर पे है। तो ये याद रखना, हमने डाल देंगे केस वो। हाँ, अब ध्यान दो, अब जो ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा m, जो कि कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले लिखना क्या है वर्ड्स में वो सुनना, हम लिख नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ, वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है उसमें। तो क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट आर्बिट्ररी पॉइंट। तो क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। सो नाउ लिखना क्या है, कंसीडर, या फिर पहले बार मैग्नेट कंसीडर कर लेते हैं, लाइन लिख के देता देखो, कंसीडर अ बार मैग्नेट having pole strength plus q m, ब्रैकेट में लिखेंगे नॉर्थ पोल, एंड माइनस क्यू एम, ब्रैकेट में लिखेंगे साउथ पोल, ठीक है। ट्वाइस एल क्या है, डायपोल लेंथ, एंड एम इट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इतना लिख लो पहले, ठीक है। डायग्राम बनाना मत, डायग्राम के लिए साइड में जगह छोड़ दो, तो डायग्राम जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर बनाना। फिर से देखो, अब पहले तो इतना लिखना है, पहले बार मैग्नेट जैसे बनाया था वैसे बनाना है। कंसीडर अ बार मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ प्लस qm नॉर्थ पोल के लिए, माइनस qm साउथ पोल के लिए, ट्वाइस l इज द डायपोल लेंथ एंड स्मॉल m उसके ऊपर बार दिया है, इट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो ये बताया। इसके बाद लिखना, अब वो मैंने लिख रहा, ध्यान रखना क्या लिखना है, कंसीडर अ पॉइंट a at a distance r from point O, making an angle theta with the axis, making an angle theta with the axis, axis के साथ theta angle बना रहा हूं। Consider a point A at a distance r from point O, making an angle theta with the axis, where we have to find the magnetic field, where we have to find magnetic field। देखो लिख देते, consider point A at distance r from O,
theta with the axis where we have to find magnetic field. देखो बेटा लिखा हुआ शायद समझ में नहीं है, पर साथ साथ में बोल रहा तो आप लोगों ने देखना एक बार साथ में, बस थ्योरेटिकल हो गया। अब इसके बाद इक्वेशन खत्म, सॉरी डेरिवेशन की स्टेप्स आएंगी, इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। फिर से हमने एक बार मैग्नेट कंसीडर किया, पहले साउथ पोल नॉर्थ पोल वो लिखा है पहले यहाँ तक, ट्वाइस साइड डाइपोल लेंथ वो बता दिया। फिर हम लोगों ने लिखा है कि कंसीडर अ पॉइंट ए व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट o, ये मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस, एक्सिस के साथ थीटा एंगल है, वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये पॉइंट ना एक्सिस पे लिया है ना इक्वेटर पे लिया है, तो ये आर्बिट्ररी पॉइंट होगा। देखिए तो ये मैं बता रहा, एक बार नोट डाउन कर लो, उसको मिटा दे। इतना थ्योरेटिकल लिखना है, फिर उसके बाद अब डेरिवेशन शुरू करेंगे। देखो फिर से मिटा इसको। Consider a bar magnet having pole strength plus qm north pole minus qm south pole, twice m is the dipole length, m is the magnetic dipole moment. Consider a point A at a distance r, यहाँ से from O, जैसे वैसे लिख रहे हैं। Making an angle theta with the axis where we have to find the magnetic field. तो ये मैं कर रहा हूँ। अब देखो ये जो m है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको दो कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं। रिजल्टेंट ये है अलोंग द डायगोनल, एक बार ये हटा देते हैं यहाँ से। देखो ये एरो दिख रहा है ना, इसको दो कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज वन कंपोनेंट एंड यहाँ बनाएंगे सेकेंड कंपोनेंट, यही डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल 90, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये देखो रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल, आ गया बराबर, ठीक है। दो कंपोनेंट में हमने डिवाइड कर दिया। ये एंगल थीटा है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो ये r थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं हम लोग, ये है पूरा डिस्टेंस r। ये कंपोनेंट आएगा, फिर ये m है तो ये आएगा m cos थीटा, और यहाँ नहीं है तो m sin थीटा, तो जिसके साथ थीटा है वो cos थीटा, ये दूसरा कंपोनेंट sin थीटा। देख लो ध्यान से, अब डायग्राम कंप्लीट हो जाएंगे अपने, ध्यान देना। अब इमेजिन करो कि हम लोग ये मैग्नेट ले रहे हैं, ये वाला मैग्नेट कंसीडर करो, ऐसे एक दिख रहा, ये m sin थीटा वाला, और एक ये मैग्नेट कंसीडर करो। मैं फिर से एक बार डायग्राम बना के बाद में दिखा दूंगा वापस से, ठीक है। तो एक मैग्नेट ये कंसीडर करो, एक मैग्नेट ये कंसीडर करो, अब इस मेन मैग्नेट को भूल जाओ जहां पे स्मॉल m था। अब एक मैग्नेट ये है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m cos थीटा है, एक ये मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m sin थीटा है। तो देखो सॉलिड बना देते पहले इसको, ये मैग्नेट ले रहे, ठीक है। तो उसके अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मैग्नेट, एक मैग्नेट ये कंसीडर कर रहा है, इसको भी बना देते सॉलिड। एक मैग्नेट ये कंसीडर कर रहा है, एक मैग्नेट ये कंसीडर कर रहा है। तो इस मैग्नेट के वो पॉइंट एक्सिस पे है, तो डायरेक्ट लिखना बी ए, यानी एक्सिस के लिए क्या था फॉर्मूला, म्यू 0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस m अपॉन डिस्टेंस था r क्यूब। बट ध्यान से देखना, अब इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m नहीं है, क्या है, m cos थीटा, तो यहाँ m की जगह हम लोग लिखेंगे m cos थीटा। देखो समझ में आता है, m की जगह चेंज कर दिया, m cos थीटा, टू वैसे की वैसी, ये m की जगह खाली लिखा है हमने m cos थीटा। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो, डायग्राम में समझ में आएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन भी देखो,
जिस डायरेक्शन में m है, ये एरो, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी ए। देखो डायरेक्शन देख लो, सेम डायरेक्शन। अब इस मैग्नेट के इक्वेटर पे है, तो बी इक्वेटर इट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इक्वेटर का m अपॉन r क्यूब, ठीक है। और ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m sin थीटा, तो हम यहाँ m हटा के लिखने वाले हैं m sin, ठीक है ना। अब ये डायरेक्शन में है, तो इसको पैरेलल मगर अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल। देखो ये इधर वाली डायरेक्शन में, तो हमने ये इधर वाली डायरेक्शन में निकाला। सो दिस इज बी इक्वेटर एंड दिस इज बी एक्सिस, देखो ठीक है। तो देखो हमने क्या किया है, वर्ड्स में इतना लिख लेना, एक पॉइंट खाली, m is resolved in two component, m cos theta, m sin theta। इसके पहले लिखना m is resolved in two component, m is resolved in two component, m cos theta, m sin theta। फिर ये दो पॉइंट डायरेक्ट लिखना है, देखिए समझ में आएगा। डायग्राम देख लो, समझिए क्या क्लियर। दो मैग्नेट दिख रहे हैं उसमें, देखो क्लियर, एक m cos थीटा और एक m sin थीटा। मैं डायग्राम एक बार फिर से बना के दिखा दूंगा, इतना देखो खाली। तो n को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये एक कंपोनेंट की वजह से बी ए, ये दूसरे कंपोनेंट की वजह से बी इक्वेटर, और रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट इज देखो। तो बी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखो वेक्टर्स में का r इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2i p क्यूब cos थीटा, और ये रूट पर इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, तो cos 90 0, तो ये टर्म्स नहीं है। सो रिजल्टेंट इन दोनों का b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ b एक्सिस स्क्वायर प्लस b इक्वेटर स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, तो एंगल वगैरह देखेंगे बाद में, अब तो फिलहाल इतना याद रखना है। देखो ठीक है, वैल्यू डाल रहे हैं, ध्यान दो। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा वो देखो, म्यू 0 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो रूट के बाहर ही निकाल लेते हैं, 4 पाई बाहर, m बाहर, r क्यूब बाहर, सेम है इसमें भी और इसमें भी, सिर्फ m cos थीटा, cos थीटा और ये 2 और ये sin थीटा अलग है। तो यहाँ लिखेंगे पहले एक्सिस में 2 है cos थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दिया इसका और इसका, इनका भी स्क्वायर था पर रूट के बाहर निकालिए कॉमन, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन, तो उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर। लास्ट स्टेप है b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। ध्यान देना क्या कर रहे हैं, इस इसको cos को ऐसे लिखने चलेगा, देखो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, देखो 3 प्लस 1 हो गए 4, प्लस ये वापस से sin स्क्वायर थीटा। देखो तो फाइनल स्टेप यहाँ लिख देता, सो या इधर लिख देते, यहाँ पे क्या करें, सो b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। देखो म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, ये क्या किया है समझ में आया ना, 4 थे cos स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा अलग कर लिया, 3 प्लस 1 4 वैसे ही है। अब इसका आंसर क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी 1, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया फाइनल आंसर। इसके नीचे लिखना था, वो जगह नहीं थी इसलिए वहां लिख दिया।
तो ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया है यहाँ पे 1, ये 3 cos स्क्वायर थीटा वैसे ही रखा है एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यानी ना एक्सिस पे है ना इक्वेटर पे है, कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में आया तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट ये फॉर्मूले से। देख लो मैं एक बार डायग्राम निकाल के वापस बता देता तुम लोगों को, वेरीफाई कर लो। डायग्राम ही मेन है, डायग्राम देख लो एक बार। मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ करके दिखा दूंगा। देख लो थोड़ा सा बचा है वो भी लिख देता, और ये मिटाना पड़ेगा, लिखो नोट डाउन कर लो एक बार। बस जब पहले अपन ने पैराग्राफ लिखा था वो, उसके बाद सिर्फ यहाँ एक लाइन लिखना बचा है कि m ये इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, एक ये m cos थीटा, ये m sin थीटा। बस उसके बाद यहाँ से तो स्टेप्स सीधे ही है। यहाँ पे फिर से बता रहा हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq cos थीटा, वेक्टर वाला फॉर्मूला है, पर इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 आएंगे नहीं, इसीलिए वो ऐसे लिया है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो वो यहाँ लिखा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और इसमें ये BA है और ये B इक्वेटर है, उसका रिजल्ट। देख लो एक बार, इसके आगे एक स्टेप और बची है वो ले लेते हैं। ये फाइनल आंसर हो गया, इसको कुछ चेंज नहीं करना है हमारे को। एंगल का बचा है वो भी बता देता। डायग्राम इतनी है, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, पर वो आप लोगों को चेंज करना नहीं है, वो डायग्राम इतनी बनाना है। ये इक्वेशन हो गया फाइनल, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब ध्यान दो, ये इक्वेशन हो गया, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, एक स्टेप और डाल लिए। सपोज ये हटा वाला, ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो इसको रेक्टेंगल बना लेते। रेक्टेंगल बना लिया हमने, ठीक है। रिजल्टेंट इज अलोंग द डायग्राम, tan अल्फा लो वो डायग्राम में, उस ट्राइंगल में tan अल्फा इज इक्वल्स टू ये अपोजिट अपॉन ये एडजेसेंट, अपोजिट आएगा BQ और एडजेसेंट BA, सो इट इज BQ यानी B इक्विवेलेंट अपॉन BA। डायरेक्ट आंसर लिखना है, पर मैं एक स्टेप डाल रहा, लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेटर का फॉर्मूला क्या था, μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, और इसके साथ में था साइन थीटा, और एक्सिस वाला फॉर्मूला μ0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस m cos थीटा अपॉन r क्यूब। ये इक्वेशन जो मिटा दिए, इक्वेटर वाला और एक्सिस वाला ना, तो इसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएंगे। tan अल्फा μ0 अपॉन 4 पाई कैंसिल, m कैंसिल, r क्यूब कैंसिल, ये 2 बचेगा यानी 1/2, ये साइन अपॉन कॉस, यानी ये वाले फॉर्मूले से आप ये एंगल अल्फा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे खत्म हो, तो ये निकालना है मैग्नीट्यूड, और ये हो गई डायरेक्शन। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्शन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज tan इनवर्स, ये tan उधर गया तो हाफ ऑफ tan थीटा, और वो लिखने की जरूरत नहीं, यही आंसर है फाइनल। बस यहाँ पे डेरिवेशन खत्म हो गया। देखो इसके बाद यानी ये इतना लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमने दोनों को डिवाइड किया, फाइनल आंसर ये मिल गया। तो ये यहाँ पे बचा है साइन, ये कॉस, ये tan हो गया, ये अपॉन में 2 यानी 1/2, tan अल्फा इट इज 1/2 tan थीटा। ये एंगल थीटा है, ध्यान रखना, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये डार्क किया हुआ, ये देखो, ये
ये एंगल थीटा एंगल अल्फा। अब यहाँ डेरिवेशन खत्म हो गया। अब जो मैं बता रहा, यानी अगर ये क्वेश्चन आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एनी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट निकालना है, तो ये मेन आंसर, उसके बाद ये एंगल, यहाँ पे डेरिवेशन खत्म हो गया। अब जो बता रहा वो सिर्फ याद रखना है, ना डायग्राम में ड्रॉ करना है, ना डेरिवेशन में आप लोगों को लिखना है। ये भी हटा देते हैं, ठीक है। आज रहने देंगे, वापस से डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, फिर से एक बार लगे तो आप लोगों को बता दूंगा। देखिए अभी ये वीडियो कितना लेंथी होता है उसके हिसाब से देखेंगे ना। अब ये ड्रॉ नहीं करना है आप लोगों ने। मान लो इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूं इधर, ठीक है, एक्सिस को आगे बढ़ा लेते हैं। ये एक्सिस, ये अपनी एक्सिस वाली लाइन, एक्सिस के साथ एंगल थीटा है ना। ये एंगल अल्फा है, ये लाइन को बी, जो रिजल्टेंट बी है, ये दिख रहा है ना, देखो ये रिजल्टेंट बी है ना, जो आंसर हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड एंगल। ये एंगल अल्फा है तो डेफिनेटली ये भी एंगल अल्फा रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल थीटा है तो ये ट्रायंगल देखो, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स अल्फा प्लस थीटा। तो किसी ने पूछा बी का एंगल बताओ, इसके साथ तो अल्फा निकालना, एक्सिस के साथ उस पॉइंट का एंगल कितना है थीटा, बट ये जो रिजल्टेंट बी है उसका एंगल एक्सिस के साथ पूछा तो अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। तो यहां लिख लेते, देखो अल्फा एंगल बिटवीन बी एंड बी ए, बी ए का एंगल बी ए के साथ, बी का एंगल बी ए के साथ, ठीक है। नाउ बट थीटा प्लस अल्फा एंगल ऑफ बी, बी का एंगल ले रहे, बट रिजल्टेंट बी का एंगल विद द एक्सिस, एक्सिस के साथ कितना एंगल है वो पूछा, तो दोनों एंगल ऐड करना, अल्फा निकालना और थीटा निकालना और दोनों को ऐड कर देना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्फा ये थीटा, इन दोनों का सम यहां पे लिखा है अल्फा प्लस थीटा। देखिए ठीक है, बस इतना याद रखना है, ये डायग्राम में ये लाइन बनाना नहीं है। अगर विद इसका एंगल बाजू वाले के साथ, इसके बी ए के साथ पूछा है तो ये अल्फा निकल गया, यानी ये P है ये Q है, P के साथ एंगल पूछा, वेक्टर P का अपन ने भी निकाला है ये वेक्टर में, tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, ये वाला सॉल्व करके निकाला है ये अपन ने, ठीक है। तो ये वो एंगल है। अब इसको एक्सटेंड करो, एक्सिस के साथ एंगल पूछा तो ये थीटा और ये जो भी होगा अल्फा, दोनों को ऐड करके एंगल निकलेगा विद द एक्सिस, ठीक है। ये नोट में पॉइंट याद रखना, विद द एक्सिस पूछा तो, और ये डायग्राम में ड्रॉ नहीं करना है, ये बताना नहीं है, सिर्फ नोट के लिए याद रखना। मैं एक बार फिर से डेरिवेशन आप लोगों को बता देगा, देख लो एक बार फिर से। तो देखो एक बार डेरिवेशन फिर से लिख लेंगे और स्टेप्स बता दूंगा, और ये भी डायग्राम में वापस एक बार बता देता, ध्यान से देखिए। फिर से डायग्राम बना रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एंड एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे निकालना है। फिर से देखो, ये है बार मैग्नेट, कंसीडर अ बार मैग्नेट हैविंग पोल्स, साउथ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ है -qm, नॉर्थ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ है +qm, ठीक है। जैसे ड्रॉ कर रहे हैं वैसे वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। Twice L is the dipole length, ये L ये L, इसको थोड़ा ठीक है, डायपोल लेंथ हो गई स्मॉल m, ये डायरेक्शन दे रहे स्मॉल m की एरो, साउथ टू नॉर्थ, ये हो गया हमारा स्मॉल, ये एरो की डायरेक्शन। स्मॉल m is the magnetic dipole moment. We have to find magnetic induction at point A which is at a distance r making an angle theta with the axis, ये एंगल है हमारा थीटा with the axis और ये डिस्टेंस है r। देखो इतना वर्ड्स में लिखना है पहले अपने, ठीक है। तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ इंडियन थे, ये स्मॉल है, एरो दिया है ये। नाउ वर्ड्स में लिखना है स्मॉल m is resolved in two components, एक ये कंपोनेंट
देखो ध्यान से, दो कंपोनेंट बता रहे हैं, ये रिजल्टेंट है, ये होना चाहिए अलोंग द डायगोनल, ये कंपोनेंट और एक इधर ये वाली डायरेक्शन। तो रेड कलर से दिखा रहे दोनों कंपोनेंट क्या आगे ना, रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल, एक इधर एक इधर। ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट आएगा m cos थीटा, इसके साथ थीटा नहीं है, ये कंपोनेंट m sin थीटा। अब m हटा दिया हमने एक बार के लिए, so m sin थीटा, ये डायरेक्शन। तो अब हमने एक मैग्नेट को दो मैग्नेट में कन्वर्ट कर लिया है, रिजल्टेंट निकाल लिया, ये इन दोनों के है। तो एक मैग्नेट समझो ये है, एक मैग्नेट ये, बस अब डेरिवेशन की शुरुआत कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ध्यान दो, ये पहला मैग्नेट लेंगे ये, तो वो उसके, ये देखो ये वाला पॉइंट उसके एक्सिस पे है, अगर ये मैग्नेट कंसीडर करें, ध्यान देना, अगर हम लोग ये मैग्नेट ले रहे हैं तो उसके एक्सिस पे, और ये मैग्नेट लेंगे तो वो पॉइंट उसके इक्वेटर पे है। डायग्राम से बराबर देख लेना। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बी एक्सिस यानी बी ए का फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला है μ0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस m अपॉन r क्यूब, बट ये m नहीं है, ये m cos थीटा है, तो यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे cos थीटा, ठीक है। दूसरा b इक्वेटर, और साथ में डायरेक्शन निकाल दो उसकी, जिस डायरेक्शन में m है उसी डायरेक्शन में b भी आएगा, ये b एक्सिस, ठीक है। ना b इक्वेटर, अब इस मैग्नेट के वो इक्वेटर पे है, तो एंटी पैरेलल ड्रॉ करना ऐसे, ये डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो दिस इज b इक्वेटर, उसका फॉर्मूला है μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, बट ये m नहीं है, ये है m sin थीटा, तो यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे m sin, ठीक है। अब इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में रहेगी b, और इसको रेक्टेंगल कंप्लीट कर लो। सो फाइनल आंसर b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ b एक्सिस स्क्वायर प्लस ट्वाइस, सॉरी b एक्सिस स्क्वायर प्लस b इक्वेटर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया फिर से बता रहा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p q cos थीटा, वेक्टर वाला, तो ये p है ये q है, उन दोनों के बीच में एंगल 90, तो cos 90 0, तो ये हट गया, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर यानी b a स्क्वायर प्लस b इक्वेटर स्क्वायर, b एक्सिस स्क्वायर प्लस b इक्वेटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट इज इक्वल्स टू, जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो पहले, और स्क्वायर होगा इनका, बट रूट के बाहर निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर होगा ही, चाहे तो आप एक स्टेप डाल सकते हो, वहां पे कोई जरूरत नहीं है इसकी, वैसे तो अंडर रूट ऑफ ये लिख लो μ0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस m cos थीटा अपॉन r क्यूब होल थिंग स्क्वायर प्लस इसका μ0 अपॉन 4 पाई m sin थीटा अपॉन r क्यूब, उसका होल थिंग स्क्वायर, ये स्टेप डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट देखो कॉमन क्या निकलेगा, μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, ये हमने निकाल लिया कॉमन, स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर है, रूट के बाहर आ गया, अंडर रूट में बचेगा ये 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर ये cos है, m r क्यूब ये बाहर आ गया, यहाँ बचा है खाली साइन, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये स्टेप अगर आप लोगों को डालनी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। नाउ b इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब अंडर रूट ऑफ, ये cos स्क्वायर को हमने स्प्लिट किया है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया, 3 प्लस 1 देखो 4, यही है 3 प्लस 1 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को हमने लिखा है 1, तो फाइनल आंसर ये था μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब
अंडर रूट ऑफ ये बचा है 3 cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हम लोग लिख रहे हैं प्लस 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। देखो तो ये डायग्राम में चला गया ना, ये डेरिवेशन का पार्ट है, देख लो एक बार। तो मैं बिल्कुल ही दूंगा अगर वो एक्सिस वाला लिखना है तो ये स्टेप जो लिखा है हमने ये आप लोग समझने के लिए लिखना है चाहे तो लिख सकते हैं, वरना इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप चल जाएंगी, ये और ये खत्म। यहाँ एंगल बचा है वो लिख के बता देता, देख लो एक बार फिर से। फिर ये एंगल लेंगे हम लोग अल्फा, जो डेरिवेशन में भी हम लोगों ने अल्फा ही लिया है वेक्टर में, ये है अल्फा, वो निकालना है तो वो निकालते हैं भाई, वो देख लो पहले फिर से एक बार देख लो, डेरिवेशन खुद लिख के देखना। देख लो वापस से मिटा रहे हैं इसको, पहले वाला नोट किया ही होगा, ये तो डायग्राम और डेरिवेशन एक बार फिर से बता दिया, क्योंकि ये चैप्टर में ये एक ही डेरिवेशन आया है अभी तक अपने लिए, अपन ने बाकी सब कंपैरिजन में ही लिखा है। ठीक है तो ये मिटा देते हैं हम। अब देखो आगे एंगल के लिए ये हो गया मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन के लिए एंगल निकालेंगे अल्फा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है बी तो उसका मैग्नीट्यूड निकल गया, अब डायरेक्शन बता है। डायरेक्शन के लिए एंगल अल्फा, तो उसमें हम लेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट मतलब ये वैल्यू से यानी बी इक्वेटर अपॉन एडजेसेंट, ये छोटे ट्रायंगल में लगा रहे हैं tan अल्फा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये वाला ट्रायंगल देखो डार्क कर देता, ये वाला ट्रायंगल बस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट है बी, ये लिखने की जरूरत नहीं, फिर से लिख के बता रहा फिर भी म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इक्वेटर का आंसर था m sin थीटा अपॉन r क्यूब, दूसरा था एक्सिस वाला म्यू 0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस m cos थीटा अपॉन r क्यूब। तो अल्फा ये वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू 0 4 पाई, म्यू 0 4 पाई कैंसिल, m और m कैंसिल, r क्यूब और r क्यूब कैंसिल, ये बचा है 2 1/2 sin अपॉन cos tan थीटा, बस ये हो गया फाइन। तो यहाँ पे अपना डेरिवेशन यहाँ पे डेरिवेशन खत्म हो गई। अब वो नोट वाला पॉइंट भी फिर से बता देता है एक बार, ठीक है तो ये मिटा रहे हैं, यहाँ डेरिवेशन खत्म। अल्फा थीटा दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, अल्फा निकालना पड़ेगा अपने को, तो थीटा दिया रहेगा कि भाई डिस्टेंस r पता है, एंगल दे देंगे, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो बनाया वो और एंगल इससे निकाल लेंगे अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, ये tan और ये tan को कैंसिल नहीं करना, इससे कैंसिल नहीं होते एंगल, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, ये हो गया। अब नोट के लिए याद रखो, मान लो फिर से बता रहा कि मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँ, ये जो b है उसको, ठीक है, और एक्सिस को भी बड़ा कर लूँगा, ये एक्सिस, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा रहेगा, ये एंगल थीटा है, देखो ये वाला, तो ये है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, मैथ्स में हुआ है, ये अल्फा प्लस थीटा। तो किसी ने b का एंगल इसके साथ पूछा तो अल्फा निकालना, बट एक्सिस के साथ पूछा तो ये अल्फा प्लस ये थीटा करेंगे, तो एक्सिस के साथ एंगल मिल जाएगा अल्फा प्लस थीटा, बस इतना याद रखो।
तो ये मैंने डेरिवेशन आप लोगों को फिर से बता दिया, देख लो ध्यान से, आगे चलते हैं। ये मिटा है और ये मिटा रहा मैं, तब तक तुम लोग एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ देख लो, मैं बताऊंगा फिर से, फिर भी देख लो एक बार। अब देखो, जैसे गॉस लॉ था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे ही गॉस लॉ है फॉर मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक वाला फिर से बता देता हूं, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक के लिए। ये समझो एक क्लोज सरफेस है जिसको हमने गॉसियन सरफेस बोला था। क्लोज सरफेस कैसे बना सकते हैं, दिस इज गॉसियन सरफेस। अब मान लो इसके अंदर कुछ चार्ज है +5 +3 -2, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स यानी टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, पर कौन से लाइन ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, उसका फॉर्मूला हमने इससे शुरुआत किया था, E.ds, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इट इज इक्वल्स टू आया था Q/ε0। सो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, उसके अंदर जितने भी चार्ज है उन सबका अलजेब्रिक सम डिवाइडेड बाय ε0, डिवाइडेड बाय ε0। ये स्टेटमेंट था उसका, ध्यान दो। फिर हम चार्ज कैसे निकाल रहे थे, यहाँ पे +5 +3 -2, तो टोटल चार्ज हुआ 6 +6। अगर पॉजिटिव है तो फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव है तो फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी बताया था। तो ये गॉस लॉ था इलेक्ट्रिक के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। अब देखते गॉस लॉ मैग्नेटिज्म के लिए या मैग्नेटिक फील्ड के लिए। देख लो एक बार, ये फिर से एक बार स्टेटमेंट बता देता हूं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है, वहां पे भी बताया था, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल्स टू, ये लिया था अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, जितने भी चार्ज अंदर है उन सबका अलजेब्रिक सम लो। बाहर अगर कोई चार्ज है तो उसको काउंट नहीं करना है, ये सब समझा है उस टाइम। तो जितने अंदर चार्ज है उन सबका अलजेब्रिक सम ले लो, जैसे यहां किया है, डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा ε0, ठीक है। अगर रिजल्टेंट पॉजिटिव आ रहा, जैसे यहां आ रहा, तो फ्लक्स जो रहेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ऐसे। अगर इन सब का रिजल्टेंट नेगेटिव आता तो फ्लक्स रहता आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये भी समझा है, पर इधर काम नहीं है अभी फिलहाल, तो भी याद रखना, एक बार देख लो लगे तो आप लोग ये, ठीक है ना। अब हम ले रहे हैं मैग्नेटिक के लिए, अब इसमें ध्यान से सुनना। टोटल फ्लक्स, और ये कौन सा फ्लक्स ले रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, M कर देते यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, E कर दिए सब, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E की जगह B, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, डॉट ds, पर यहाँ पे आंसर जैसे Q/ε0 लिखा है, तुम लोग ऐसा सोचेंगे कि यहाँ Q लिखा है तो यहाँ QM लिख लेते μ0, नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखना 0, और ऐसा क्यों, वो ध्यान से समझना, 0 क्यों रहेगा हमेशा टोटल फ्लक्स, ध्यान से देखो, ये क्लोज सरफेस। अब हम लोग इसमें जैसे हमने चार्ज रखे थे, हम इसमें रखने वाले हैं मैग्नेट, समझो बार मैग्नेट रख लिया, तो एक पोल दो पोल, इसका है +QM नॉर्थ पोल का, इसका -QM, और फिर से बता रहा, सिंगल आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ये 5, ये +3, ये -2, अलग अलग चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं कि भाई हमने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे डाल दिया, पॉजिटिव चार्ज हम लाके रखते हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव चार्ज हमने लाके रखे यहाँ पे। बट यहाँ पे आप लोग सिंगल पोल लाके नहीं रख सकते, याद रखना, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। आपने एक मैग्नेट अंदर रखा है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ +QM, इसकी पोल स्ट्रेंथ -QM। दूसरा मैग्नेट रख दो, जैसे यहाँ 3 चार्ज थे, मान लो यहाँ 2 मैग्नेट रखे, इसका +QM, इसका -QM, तो इसका प्लस, इसका माइनस, तो इनका आंसर 0, एडिशन, ये प्लस, ये माइनस, इसका भी आंसर 0।
तो आप अंदर मैग्नेट रखेंगे तो पोल स्ट्रेंथ सेम है, यानी एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब इसकी वैल्यू अगर +5 है तो इसकी वैल्यू -5 है, इसकी वैल्यू +7 है तो इसकी वैल्यू -7 है। जब आप सबकी सम करेंगे तो आंसर डेफिनेटली क्या मिलेगा, 0। इसीलिए फ्लक्स 0 है। नहीं तो तुम लोग ऐसा मत सोचो कि वहां चार्ज था, यहाँ पोल लिख लेंगे QM, यहाँ 1/ε0 है तो यहाँ साथ में μ0 लिख लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। Q 0 है, समझ में आया। जैसे यहाँ अगर +5 एक -5 कर दो, यहाँ +3 एक -3 कर दो, यहाँ -2 एक +2 कर दो, सब अपोजिट, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। पर यहाँ तो ठीक है 0 हो सकता पर जब सब सेम रहेंगे, पर यहाँ तो डेफिनेटली हमेशा ही 0 रहेगा कि एक मैग्नेट आपने रखा है, ये नॉर्थ पोल का +5 साउथ पोल का -5, 0 एडिशन 0, ठीक है, +5 -5, इसका एक है नॉर्थ पोल का +7 साउथ पोल का -7, फिर से आंसर 0। तो ये स्टेटमेंट हो गया गॉस लॉ। बस स्टेटमेंट याद रखना है, टेक्निक में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे, कोई मतलब नहीं है उसमें, ये भी लिखा है, ये पहले वाले चैप्टर में हो ही चुका है। तो फिर से सुनना, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, बिकॉज याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट जब आप रखेंगे अंदर तो उसमें दो पोल्स है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, +5 -5, अपोजिट इन नेचर। 5 मैग्नीट्यूड सेम है पर एक प्लस एक माइनस है, +7 -7, एडिशन करेंगे सबको तो आंसर 0। समझ में आ रहा है? तो आप जब चार्ज रखेंगे तो आप ऐसे अलग अलग रख सकते हैं, पर जब मैग्नेट रखेंगे, बाहर मैग्नेट रखे समझो इस सरफेस के अंदर, दो, अब इसमें से कितने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ रहा है यानी फ्लक्स आ रहा, तो वो हमेशा कितना रहेगा, 0। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 ही लिखेंगे। यहाँ तो सम ऑफ ऑल द चार्जेस देखेंगे कितना आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा, 0 भी आ सकता, पर यहाँ पे हमेशा 0 ही आएगा। क्यों 0 आ रहा समझना, अगर एक मैग्नेट रखा है तो उनके दो पोल्स जो है बाहर मैग्नेट के, वो दोनों सेम ही रहेंगे मैग्नीट्यूड में, नेचर में अपोजिट, तो एक +5 है ये -5 है, तो ये नॉर्थ पोल है समझो, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड पोल स्ट्रेंथ +5, इसकी -5, इसकी +7 है तो इसकी रहेंगी -7। एक और मैग्नेट रख देंगे सपोज, इसकी है +8 तो इसकी रहेंगी -8, तो कितने भी बार मैग्नेट रख दो अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फ्लक्स कितना रहेगा, 0। क्यों 0, क्योंकि जब आप सम करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल के साथ हमेशा साउथ पोल रहेगा। फिर से बता रहा, टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड, और हम रखने वाले हैं अंदर मैग्नेट, तो सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट रखेंगे तो दो पोल्स आएंगे, जैसे बाहर मैग्नेट रखा है तो दो पोल्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बट अपोजिट इन नेचर, +5 -5, +7 -7। जैसे यहाँ पूरे चार्ज की एडिशन किया था, वैसे यहाँ पूरे पोल स्ट्रेंथ की एडिशन करेंगे, तो वो पोल स्ट्रेंथ की एडिशन हमेशा 0 ही आएंगी, क्योंकि दो पोल्स साथ में रहेंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, +5 -5 0, +7 -7 0, तो फ्लक्स विल बी 0। फिर से एक बार लास्ट स्टेटमेंट बता देता, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली स्टेटमेंट आएगा, पर याद रखो गॉस लॉ बोला तो कौन सा पूछा है वो देखना। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इक्वेशन और स्टेटमेंट, बस उतना याद रखना है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, टोटल फ्लक्स यानी टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, या टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, m लिखा है देखो, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स through the closed surface is equals to 0, या is always equals to 0, ये लिखना बस। ये 0 क्यों है ये मैंने समझा, तो देख लो ये हो गया अपना गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बार फिर से समझा देता, ये मिटा देते, देख लो एक बार। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेटमेंट आया तो याद रखना, तो दोनों सेम है, देखो E ds, यहाँ है B ds, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका आंसर 0 क्यों है, जैसे यहाँ सब चार्ज के एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी आ सकता, पर यहाँ पे सभी पोल स्ट्रेंथ की जब हम एडिशन करेंगे तो डेफिनेटली फिक्स है कि आंसर 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि जब आप मैग्नेट रखेंगे तो उसमें डेफिनेटली दो पोल्स रहेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और जिनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, तो डेफिनेटली आंसर 0 ही आएगा हमेशा।
ठीक है, ये याद रखना। तो एक बार फिर से बता देता, ध्यान दो। फिर से देखो, लास्ट स्टेटमेंट है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो अगर क्वेश्चन आया गॉस लॉ लिखो तो ध्यान से पढ़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है कि मैग्नेटिज्म के लिए है, वो ध्यान से देख लेना ना। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो वो समझ जाएंगे। स्टेटमेंट इतना ही लिखना है और ये इक्वेशन लिखना है, खत्म गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो याद रखना, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, तो कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो इन जैसे वहां सब चार्ज की एडिशन कर रहे थे, यहां सभी पोल स्ट्रेंथ की एडिशन करेंगे। तो +5 -5 +7 -7, डेफिनेटली डायपोल ही रखना पड़ेगा, सिंगल पोल एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो फिर जीरो आएगा फाइनल आंसर। देखो ध्यान देना, total magnetic flux through the closed surface is always zero. Total magnetic flux through the closed surface is always zero. तो ये देख लो, एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूं मैं, टेक्स्ट बुक में नहीं है पर फिर भी आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसके बाद बचेगा अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो उसमें वो भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगा कि मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा क्यों रेस्ट करता, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी छोटा सा एक टॉपिक बता रहा, वो देख लो, ये मिटा रहे। देखो टॉर्क का इक्वेशन निकाल रहे हैं, का इक्वेशन निकाल रहे हैं टॉर्क। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हुआ था वो बता रहे हैं। ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने रखा था डायपोल ऐसे, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये एंगल थीटा, इस पोल पे फोर्स था Q × E और इस पे -Q × E। टॉर्क का आंसर निकाला था, देख लेना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा बेटा, तीनों चारों जो भी अपने वीडियोस हुए हैं सब में बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो, कंपैरिजन में ही पूरा सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। तो इसमें टॉर्क का आंसर हम लोगों ने पूरा मेथड से निकाला है। तो टॉर्क का आंसर आया था PE sin थीटा, ये वो था, ये डेरिवेशन देख लेना एक बार, या टॉर्क वेक्टर फॉर्म में लिखना था, P क्रॉस E ऐसे लिखा, PE sin थीटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये, और ये एंगल sin थीटा। तो वैसे ही मैग्नेट के लिए लिख रहे डायरेक्ट। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड B QM, और ये साउथ पोल जिसकी मैग्नेटिक फील्ड सॉरी पोल स्ट्रेंथ है -QM। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का सिंगल पोल के लिए फॉर्मूला बताया था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। देखो Q × E, तो यहाँ है QM × B और यहाँ -QM × B। तो टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। तो इसका टॉर्क का इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं, टॉर्क का इक्वेशन वहां लिखा है P, तो यहां लिखेंगे M, वहां लिखा है E, तो यहां लिखेंगे B। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल थीटा। तो यहां पे भी हम लिखेंगे sin थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू यहां जैसे लिखा है P क्रॉस E, यहां लिखेंगे M क्रॉस B। ये टॉर्क का इक्वेशन डायरेक्ट याद रखो, ये याद रखो। ये छोटा सा है, डिराइव करके ही बता देता, जैसे ये किया था सेम वैसे ये कर सकते हैं आप लोग डिराइव। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपैरिजन में डायरेक्ट याद रखना है। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों ने निकाला है PE sin थीटा, तो डेफिनेटली टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल विल बी MB sin थीटा। देखो एक स्टेप छोटे सा ही है तो करके बता देता। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरा समझा है ना। अब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेंगे वो भी बता देता हूं। ये लिखना नहीं है, ये एंगल थीटा है, देख लो ये ऐसे, तो ये A,
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा PQ, ये एंगल थीटा है, ये तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो फोर्स कोई भी एक ले लो, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, मैग्नीट्यूड ही लेना है, QM इंटू B इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा PQ, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ। नाउ ये हो गया समझो एक इक्वेशन, इसको हटा देते हैं, ये तो डिराइव भी कर रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ये डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा इसलिए मैं करके बता रहा, इलेक्ट्रिक वाले में किया है अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, ये मैग्नेटिक डायपोल के लिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक वाले के कंपैरिजन में याद रखना। तो साइन थीटा ले रहे हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, अपोजिट PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी PR, पर PR की जगह हम लोग लिखेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्वाइस है, तो PQ कैन बी रिटन एज ट्वाइस L sin थीटा, उठा डाल दो, QM B इंटू ट्वाइस L sin थीटा, PQ की जगह। नाउ QM इंटू ट्वाइस L, इट इज M स्मॉल m, और ये B यानी ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये B और ये साइन, देखो आगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आया, वो सब डिटेल में इलेक्ट्रिक वाले में समझाया है, तो वहां देख लो, लगे तो एक बार वो वीडियो, फिर लगे तो ये डेरिवेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना MB sin थीटा। तो यहाँ पे अपना एक पार्ट कंप्लीट हो गया समझो। अब इसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म बचा है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन बचा है। तो इलेक्ट्रिक वाले में टॉर्क का आंसर फिर से लिख देता, इलेक्ट्रिक वाले में था टॉर्क इज इक्वल्स टू P E sin थीटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये sin थीटा, ये sin थीटा। तो डायरेक्ट याद रखा तो भी चलेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन नहीं है, ये कंपैरिजन में किया है अपन ने, याद रखो। तो इसीलिए बार बार बोल रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मालूम है तो मैग्नेटिज्म का आराम से आ जाएगा, आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया, तो ये पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आज का होमवर्क, जो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकालना था ड्यू टू बार मैग्नेट एट आर्बिटरी पॉइंट, तो वो डेरिवेशन लिख के भेजना है टॉर्क वाला, सिर्फ वो एक डेरिवेशन आप लोगों ने होमवर्क लिख के भेजना, ठीक है।